तो चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को असल में सबसे ज्यादा 48% चंदा मिला है। यानी चुनावी बॉन्ड्स के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी का शेयर है 48% और सारे विपक्षी दल बीजेपी को मिले इस चंदे पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी दल आपको ये नहीं बता रहे कि अगर चुनावी बॉन्ड से 48% चंदा बीजेपी को मिला है तो बाकी का 52% चंदा विपक्ष को मिला है। और यह चंदा असल में इन्हीं विपक्षी पार्टियों को जो मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? तो 52% जो चंदा है वो विपक्ष को मिला है, 48% चंदा जो है वो बीजेपी को मिला है। जबकि विपक्ष के मुकाबले बीजेपी की सरकारें, राज्य सरकारें कहीं ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक अपना डेटा सार्वजनिक नहीं किया है और बीजेपी यह कहती है कि उसने तो इस डेटा का रिकॉर्ड रखा ही नहीं। उसके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि किसने कितना पैसा दिया है, क्योंकि यह रिकॉर्ड जो रखने की जो बात थी ये पहले से थी ही नहीं और रिकॉर्ड रखना जरूरी भी नहीं था। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस चंदे की बरसात असल में हर पार्टी पर हुई है। इसमें कोई एक पार्टी भी बची नहीं है। चंदे की जो बरसात हो रही है, ये लिफाफों में जो पैसा भर भर कर आ रहा है, इसका फायदा हर पार्टी ने उठाया है, हर पार्टी ने ये पैसा लिया है और देश का हर चुनावी दल चुनावी बॉन्ड्स का लाभार्थी रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। इस मामले में सब लोग एक ही नाव की सवारी कर रहे हैं। लेकिन इससे यह भी पता चलता है, अगर आप ये डेटा देखेंगे आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा मांगा है उससे तो पता चल ही जाएगा कि किस पार्टी को, किस उद्योगपति से और किस कंपनी से कितना पैसा मिला है। लेकिन अब तक का डेटा देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति और पार्टियों के बीच एक नेक्सस चल रहा है और ये चंदा डिसाइड करता है कि जब वो पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या वो पार्टी इन कंपनियों को जो चंदा दे रही हैं, जनता देने वाली जो कंपनियां हैं, इन्हें किस हद तक फायदा पहुंचाएंगी, पहुंचाती हैं या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कंपनियां जो करोड़ों रुपए का चंदा दे रही हैं, इनकी उम्मीदें जरूर ये रहती होंगी कि सत्ताधारी पार्टी को चंदा दिया जाए ताकि बाद में इस पार्टी से अपने काम निकाले जा सकें। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर दोनों से ही हमने सवाल पूछे और आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप अकेला ऐसा चैनल है जहां पर भारत के गृह मंत्री और भारत के वित्त मंत्री दोनों ने आकर चुनावी बॉन्ड्स के मामले में खुलकर सरकार का पक्ष रखा है और प्रतिक्रिया दी है। और कहीं आपको इन दोनों को आप एक साथ नहीं देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे, मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? क्या इससे पहले जो सिस्टम था वो 100% परफेक्ट था क्या? नहीं। And let us just recall what my predecessor, when he brought this electoral bonds, Arun Jaitley ji said, is that उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो। That is why electoral bonds, monies are going into the accounts, from account to party's account. सो कम से कम जो पार्टी तक पहुंचता है पैसा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो वाइट पहुंचता है।
इससे बेहतर सिस्टम आने तक अभी क्या हम वापस उसी जमाने पर चले गए हैं कि जो मर्जी कर सकते हैं, कैश में दो, चेक में दो, कुछ में दो, कुछ और में दो, वगैरह। अब बड़ी बात यह है कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकारें हों। फिर भी उन पार्टियों को जबरदस्त चंदा मिला है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा इसलिए मिला है क्योंकि बीजेपी की अपनी ही सरकारें, मल्टीपल स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं और इसलिए बीजेपी को उस हिसाब से चंदा ज्यादा भी मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चंदे का सोर्स क्या है, यह बीजेपी ने भी अभी तक नहीं बताया है और अब पूरे देश को उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये पूरा डेटा सार्वजनिक करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने और आप सबको यह पता चलेगा कि किस पार्टी ने, किस उद्योगपति ने, किस कंपनी ने, किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया है और किस उम्मीद से दिया है। अब आपको उस लॉटरी किंग के बारे में जरूर जानना चाहिए जिसकी कंपनी ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीद कर इन पार्टियों को यह चंदा बांट दिया। और इस लॉटरी किंग का नाम है सैंटियागो मार्टिन। इनकी उम्र है 59 वर्ष। सैंटियागो मार्टिन एक जमाने में म्यांमार में मजदूरी का काम करते थे और उस समय उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वर्ष 1988 में उन्होंने भारत आने के बाद तमिलनाडु में लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद सिर्फ 2 वर्षों में वर्ष 1991 में उन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली जिसका नाम आज फ्यूचर गेमिंग के नाम से जिसे आप जानते हैं। सैंटियागो मार्टिन की कंपनी पहले तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ऑपरेट करती थी। बाद में उनकी कंपनी को सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी लॉटरी का बिजनेस करने का अप्रूवल, मंजूरी मिल गई। देखते ही देखते ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई और कई नेताओं के इस कंपनी से नाम भी जुड़ने लगे क्योंकि बिना नेताओं की मदद के तो ऐसी लॉटरी की कंपनी इतनी बड़ी बन भी नहीं सकती। पहली बार सैंटियागो मार्टिन का नाम उस समय आया खबरों में जब उन पर सिक्किम की सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस घटना के दौरान उन्होंने केरल में सीपीएम के मुखपत्र को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। उस समय सीपीएम की केरल इकाई में 2 गुट बने हुए थे जिनमें एक गुट के नेता थे पिनाराई विजयन जो आज केरल के मुख्यमंत्री हैं। और उस समय पी विजयन पर सीपीएम के ही कई नेताओं ने यह सवाल उठाए कि उन्होंने एक लॉटरी किंग से पार्टी के मुखपत्र के लिए 2 करोड़ रुपए का चंदा कैसे ले लिया। और इस विवाद के बाद पी विजयन को ये 2 करोड़ रुपए वापस लौटाने पड़े थे। वर्ष 2005 से 2012 के बीच सैंटियागो मार्टिन की कंपनी पर अलग अलग राज्यों में कई सवाल उठे, कई आरोप लगे। आरोप लगते हैं कि इस लॉटरी किंग ने बड़े बड़े नेताओं की जेबें भरकर उन्हें अपने साथ मिला लिया था, अपना पार्टनर बना लिया था और डीएमके इस लॉटरी किंग पर बड़ी मेहरबान थी। वर्ष 2011 में डीएमके के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने अपनी 75वीं फिल्म लिखी थी। आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वो एक बहुत शानदार स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने अपनी 75वीं फिल्म लिखी थी जिसे इसी लॉटरी किंग ने प्रोड्यूस किया था सिर्फ डीएमके को खुश करने के लिए। और एम करुणानिधि द्वारा लिखी गई इस फिल्म को बनाने पर उस समय 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे इन्होंने। और उस समय कहा जाता था कि एम करुणानिधि के होते हुए इस लॉटरी किंग का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन बाद में जब तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार आ गई और जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इस लॉटरी किंग के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में डीएमके की सरकार आते ही फिर से लॉटरी किंग के अच्छे दिन शुरू हो गए। वर्ष 2021 में जब से तमिलनाडु में डीएमके की सरकार आई तब से इस लॉटरी किंग ने अपने बिजनेस का जबरदस्त विस्तार किया है और अब इसका अपना खुद का एक मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एक म्यूजिक चैनल है टीवी का और खुद की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी है। और इस लॉटरी किंग के दामाद आधव अर्जुन को इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन के दामाद का सबसे करीबी व्यक्ति भी बताया जाता है और हाल ही में उन्हें डीएमके की दलित इकाई का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और डीएमके को 78% चुनावी बॉन्ड से चंदा भी इसी लॉटरी किंग की कंपनी से मिला। अब आप सारी कड़ियों को अपने आप अपना दिमाग लगाकर जोड़ सकते हैं।